So I formally start the lecture of financial management, which is about capital budgeting techniques. In this lecture, you should be able to understand the payback period और payback period की calculations, उसकी acceptance criteria, advantages, disadvantages हम देखेंगे. And we will particularly focus on the liquidity rather than the profitability. Understand one of the major discounted cash flow technique, which is the internal rate of return. And number 3, the calculations acceptance criteria advantages over payback period method for internal rate of return. So there are 4 capital budgeting techniques. Number 1 is the payback period. Number 2 is the internal rate of return. Number 3 is the net present value. And number 4 is the profitability index. तो प्रोजेक्ट की एवेल्यूशन के 4 टेक्निक्स होते हैं. एक तो पेबैक पीरियड होता है, दूसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तीसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू है और फोर्थ वन इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन के नीचे आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायरमेंट में चारों लिखी होते हैं मेथड्स के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दीज मेथड्स, दैट इज टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं. कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स किसको कहते हैं? जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंटली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते रहती हैं. फॉर एग्जांपल, बड़े प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं कि उन्होंने नई मशीनरी लॉन्च करनी है, नई मशीनरी परचेज करनी है, उस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है. अनदर प्रोजेक्ट कुड बी कि नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है. तो प्रोडक्ट लॉन्च करना किसी भी एक कंट्री के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक आसान काम नहीं होता. इट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट. नेक्स्ट इज कि किसी नई मार्केट में आपने मूव करना है. तो ये तमाम के तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए जो है वो कंसिडरेबल सब्सटेंशियल कॉस्ट कंपनी को इनकर करनी पड़ती है. अब जब कंपनी कॉस्ट इनकर करती है तो उसको इवेलुएट करती है कि क्या ये कॉस्ट जो हम इनकर करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट को हम इन्वेस्ट करें या ना करें. तो दिस इज बेसिकली द इन सिंपल वर्ड दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्ट इवेल्यूशन. प्रोजेक्ट इवेल्यूशन क्या कि आप उसके हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं. स्पेशली कैपिटल बजटिंग टेक्निक में हम इसकी कैश फ्लो के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है. फॉर एग्जांपल $1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है. इस इन्वेस्टमेंट से हमें आगे बेनिफिट क्या होगा, यानी कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, कितनी लिक्विडिटी हमें जो है वो जनरेट होगी. तो उस बेस के ऊपर हम प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं. हर प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करने के जो मेथड्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं. सो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैपिटल बजटिंग किस लिए कर रहे हैं और हम जो है इसकी जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं. सो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इज बेसिकली it is the decisions to be undertook by the company whether to incur a certain cost or not. कि आपने इस एक प्रोजेक्ट में एक कॉस्ट आपने इंकर करनी है या नहीं करनी है, जो डिसीजंस हैं वो इन 4 मेथड्स की बेसिस के ऊपर कंपनी कर रही होती है. एक एग्जांपल देखते हैं. फर्ज करें कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए. आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि दैट इज द प्रोजेक्ट ए. सपोज दिस इज द प्रोजेक्ट ए. और इस प्रोजेक्ट की जो स्टेटमेंट है दैट इज कि जूली माइलर इज evaluating a new project for her firm Basket Wonders. She has determined that the after-tax cash flow for the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively for each of the years from 1 to 5. The initial cash outlay will be 40,000. अच्छा, एक कंपनी है, वो कंपनी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है. उस इन्वेस्टमेंट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000. अब उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट से के नतीजे में
जो उनको कैश जनरेट हो रहा है हर साल, वो पहले साल है 10,000, नेक्स्ट सेकंड ईयर है 12,000, थर्ड ईयर है 15,000, फोर्थ ईयर है 10,000 एंड फिफ्थ ईयर है 7,000। ठीक है, इसकी जो कैश फ्लो है वो भी इस तरह से बनेगी। फर्स्ट ईयर, जीरोथ ईयर पे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 40,000 विच इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये ऐसे ही फर्ज करें कि आपने 40,000 की एक मशीनरी परचेज की है, ठीक है। तो जब आपने मशीनरी परचेज की है, उस 40,000 की जब जो मशीनरी परचेज की, उसकी लाइफ फॉर एग्जांपल 5 इयर्स है। पहले साल उसने 10,000 का रेवेन्यू आपको अर्न करके दिया, दैट वुड बी द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब है वो कैश जो आपके बिजनेस में इन हो रहा है, और कैश आउटफ्लो का मतलब है वो कैश जो आपके बिजनेस से जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए आप कैश अदा करते हैं, ना कि आप कैश रिसीव करते हैं। तो मशीनरी फॉर एग्जांपल अगर आपने 40,000 की परचेज की है, तो 40,000 वो अमाउंट है जो कि आपकी बिजनेस से जा रही है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज द कैश आउटफ्लो। उसके नतीजे में वो जो मशीनरी जो आपने परचेज की है, वो 10,000 का रेवेन्यू अर्न करके देती है आपको फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 12,000 का रेवेन्यू अर्न करके देती है, और थर्ड ईयर में 15,000 का रेवेन्यू अर्न करेगी, और फोर्थ ईयर में 10,000 का, एंड फिफ्थ ईयर में 7,000 का। फ्रॉम 1 to 5 जितनी भी कैश फ्लोज हैं, ये पॉजिटिव साइन के साथ हैं, इनको हम कहते हैं कैश इनफ्लोज। जो कैश इनफ्लोज होती हैं वो आपकी सारी वो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, जबकि जो कैश आउटफ्लोज होते हैं वो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो हर साल की जो कैश इनफ्लोज हैं वो डिफरेंट है, यानी पहले साल 10,000 है, अगले साल जो है वो 12,000 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 7,000 है। एक जैसी नहीं है। अब चूंकि ये एक जैसी नहीं है, इस वजह से मैंने इसको कहा दिस इज द अनइवन कैश फ्लो। अनइवन का मतलब है कि जो कैश इनफ्लोज हैं वो एक जैसी नहीं है, वो हर साल डिफरेंट है, ठीक है। तो कैश इनफ्लोज की बेस के ऊपर जो इसकी टाइमलाइन बनी, दिस इज द अनइवन cash flow, and this is the timeline of uneven cash flow. Now, ऐसा ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, यानी अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी कंपनी कंसीडर कर रही है और उस प्रोजेक्ट को अगर वो अगर रिजेक्ट करती है, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट कंपनी का है कि उसने मशीन परचेज करनी है, दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी का है कि उसने नई मार्केट के अंदर यानी नई कंट्री के अंदर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है। तो ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मशीनरी माइट बी फॉर प्रोडक्ट फॉर सम अदर प्रोडक्ट, एंड द जो आप प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं वो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट होगी। सो ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं। यानी अगर मैं प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट करता हूँ तो प्रोजेक्ट बी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो these are called the independent project. Independent project की definition है a project whose acceptance or rejection does not prevent the acceptance of other project under consideration. कि इस प्रोजेक्ट का मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोई भी जो है वो लिंक नहीं है। दिस इज द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। पेबैक पीरियड, अगेन वही टाइमलाइन अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, 40K stands for 40,000, ठीक है। तो दिस K साइन इज फॉर द किलो साइन, एंड आपको पता है कि 1 किलो में 1,000 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 40,000, और अगला 10,000 है, वही कैश फ्लोज हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट सेकंड ईयर में 12,000 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 7,000। हमने इसका पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने। अब पे बैक पीरियड क्या होता है? पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि है 40,000, वो हमने देखना है कि कितने साल में आपकी जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Payback period is the time required for the cumulated expected cash flow from an investment project to equal the initial cash flow. वो टाइम पीरियड जिसमें आपकी इनिशियल कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो रिकवर हो जाती है, उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ये आपकी 40,000 कितने अरसे में, कितने साल में जाके आपका रिकवर होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए
हम लोगों के पास हमने क्या करना है कि इसकी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करनी है, यानी फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक हमने इसकी क्यूमुलेटिव इनफ्लोज कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि इस साल की कैश इनफ्लो जो कि 10,000 है, और अगर पिछले साल कोई कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो नहीं, क्योंकि जो आपकी 40,000 की फिगर है वो कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती है, इनफ्लो को नहीं प्रेजेंट करती। तो कैश इनफ्लो इस साल की जो कि 10,000 है, तो इसको ये इसकी जो फर्स्ट ईयर की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है वो 10,000 ही होगी। फिर हमने कैलकुलेट करनी है सेकेंड ईयर की कैश क्यूमुलेटिव इनफ्लो। सेकेंड ईयर की कैश क्यूमुलेटिव इनफ्लो होगी इस साल की इनफ्लो यानी 12,000 प्लस पिछले साल की इनफ्लो दैट इज 10,000। तो 10,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 22,000। इसी तरह थर्ड ईयर की अगर आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे तो वो 37 होगी। 37,000 कैसे होगी कि जब आप 10,000 में 12,000 प्लस करेंगे और 12,000 में 15,000 प्लस करेंगे तो आएगा 37,000। ठीक है, इसी तरह आप जब फोर्थ ईयर की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप चारों सालों की इनफ्लो को प्लस करें, यानी 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 इज इक्वल टू 47,000, वो यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह फिफ्थ ईयर की जो कैश इनफ्लो है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो है, वो पिछले 5 सालों की क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज को कैश इनफ्लोज को प्लस करें। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 54,000। ठीक है, तो ये होगी आपकी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का क्या मतलब होता है, इस साल की कैश इनफ्लो प्लस प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी कैश इनफ्लोज होती हैं उनको हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज कहते हैं। नाउ अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे जो है वो पे बैक पीरियड के फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने देखना है कि आपको कितनी अमाउंट रिकवर चाहिए। हमें चाहिए कि 40,000 जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो हमने देखना है कि कितने साल तक जाके रिकवर होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को देखेंगे जहां से आपकी 40,000 की कैश इनफ्लो रिकवर होना शुरू होती है, यानी 30,000 का वो फिगर है कि जहां पे आपकी जो जो कैश फ्लो है वो रिकवर होना शुरू होगी। और फोर्थ ईयर पे देखें तो टोटल जो कैश आपको रिसीव हुआ है इस प्रोजेक्ट से वो 47,000 है। इसका मतलब है कि जो आपका रिकवरी पीरियड है वो 3 से 4 साल के दरमियान है। ठीक है, तो जहां पे आपकी कैश इनफ्लो रिकवर होना शुरू होती है और जहां पे आपकी वैल्यू 40,000 से एक्सीड कर जाती है, उस ईयर को मैं कहूंगा दिस इज ए, यानी जो थर्ड ईयर होगा वो होगा ए। उसके बाद जो आपकी इनिशियल कैश इनफ्लो है 40,000 उसको दैट इज बी, उसको मैं बी कहूंगा। और जो जहां से शुरू होती है 37,000 उसको मैं कहूंगा सी। और इसके आगे वाली जो कैश इनफ्लो है जो कि 10,000 है उसको मैंने कह दिया दिस इज डी। अगेन रिपीट करता हूँ कि ए बी सी डी मैंने वेरिएबल्स किसको अलॉट किए हैं, जहां से आपकी कैश 40,000 की जो कैश आउटफ्लो है वो रिकवर होना शुरू होती है विच इज 37,000, उस वो कहलाएगी आपकी उस ईयर को हम कहेंगे ए। और बी कहेंगे हम इनिशियल जो भी आपकी कैश आउटफ्लो होगी उसको बी कहेंगे। और सी होगा वो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जहां से रिकवर होना शुरू होती है। एंड डी इज द कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर, यानी जो जो सॉरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जो नेक्स्ट ईयर होगा आपका उसकी जो कैश इनफ्लो है 10,000, इट इज कॉल्ड डी। नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मूला है ए बी सी डी। फॉर्मूला पेबैक पीरियड का अनइवन कैश फ्लो के लिए फॉर्मूला होगा ए बी सी डी। बी और सी को ब्रैकेट में लिखें, ए के आगे लगाएं प्लस, बी एंड सी के दरमियान माइनस, एंड सी एंड डी के दरमियान जो साइन है वो डिवाइड कर दें। ठीक है, तो याद रखने के लिए जो फॉर्मूला होगा इसका ए बी सी डी प्लस माइनस डिवीजन। अब ए है आपका 3, बी है आपका 40 और सी है 37। आप इसको थाउजेंड्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और डी है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करें सबसे पहले 40 माइनस 37 इज इक्वल टू 3 और इसको डिवाइड कर लें। 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.3 और 0.3 में 3 प्लस करें तो 3.3 ईयर। सो 3.3 ईयर्स वो ईयर्स हैं कि जिसमें आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है विच इज ऑफ 40,000 वो रिकवर होती है। ठीक है, तो हमने ये देखना था कि आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 40,000 वो कितने ईयर्स में रिकवर होती है।
नेक्स्ट इसकी हमने देखना है कि इसको पेबैक पीरियड की बेसिस पे हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर अगर मैनेजमेंट ने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हमें जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है वो 3.5 इयर्स तक रिकवर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें 3.5 इयर्स तक जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है वो 3.5 इयर्स तक हमें मिल जानी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि मैक्सिमम इसका जो पीरियड है वो एक्सेप्टेंस के लिए वो 3.5 इयर्स है या 4 इयर्स है, जो भी है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें ये जो इन्वेस्टमेंट की है इसके बदले में हमें जो पेबैक पीरियड है इसका वो मैक्सिमम इसका 3.5 इयर्स तक होना चाहिए। जो कैलकुलेटेड, अब हमने देखना है कि जो कैलकुलेटेड आपका पेबैक पीरियड है वो अगर 3.5 से कम है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रोजेक्ट को। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेंगे। यानी हमें चाहिए था कि 3.5 इयर्स तक हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाए, लेकिन इन एक्चुअल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में वो 3.3 इयर्स में एक्सेप्ट हो रही है, सॉरी 3.3 ईयर में आपकी रिकवर हो रही है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये थी पेबैक पीरियड फॉर अनइवन कैश फ्लो। नाउ we have to see the payback period for the even cash flow. This is not the uneven cash flow. For even cash flow, even cash flow का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कैश इनफ्लोज, ये वाली कैश इनफ्लोज फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे, फोर्थ ईयर पे एंड फिफ्थ ईयर पे एक जैसी हो, ठीक है, और आपकी ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी हो, वो माइनस साइन में होती है, तो उस सूरत में पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का। इनिशियल कैश आउटफ्लो को आप डिवाइड कर दें एनुअल कैश इनफ्लो से। इनिशियल कैश आउटफ्लो थी, माइनस साइन के बगैर आपने लिखना है 42,000, और जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो है 14,000। 42,000 को 14,000 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 3.0 ईयर, ठीक है। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 42,000 की, वो थर्ड ईयर पे जाके जो है वो रिकवर हो रही है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर द अनइवन कैश फ्लो एंड फॉर द इवन कैश फ्लो। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट को अगर हम इसको देखें कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, अगर हम देखें कि दोनों प्रोजेक्ट्स को अगर मैं कंपेयर करूं, अगर ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब है कि अगर प्रोजेक्ट ए को मैं एक्सेप्ट करता हूं तो प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करता हूं तो प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर द प्रोजेक्ट्स दैट compete with one another so that the acceptance of one eliminates from the further consideration and all the other projects that serve a सिमिलर फंक्शन। वो ये कह रहा है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसमें अगर एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो दूसरे प्रोजेक्ट को आप रिजेक्ट करते हैं, और अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें तो एक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। और अगर पेबैक पीरियड के ऊपर आपने फैसला करना है कि दोनों प्रोजेक्ट के पेबैक पीरियड आपके सामने है, एक का पेबैक पीरियड है 3.3 इयर्स, दूसरे का पेबैक पीरियड है 3 इयर्स, ठीक है। सो इफ वी हैव टू चूज बिटवीन दीज टू प्रोजेक्ट्स पेबैक पीरियड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड, तो हम वो वाला प्रोजेक्ट लेंगे जिसका पेबैक पीरियड कम होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड है 3.3 इयर्स और प्रोजेक्ट बी का पेबैक पीरियड है 3 इयर्स, देन वी विल चूज द प्रोजेक्ट बी व्हिच हैज द लोएस्ट पेबैक पीरियड, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी जल्दी रिकवर हो रही है। प्रोजेक्ट बी में 3 सालों में रिकवर हो रही है, और प्रोजेक्ट ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.3 3 साल से ज्यादा अरसा ले रहा है प्रोजेक्ट बी की इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने के लिए। Internal rate of return. The second method of project evaluation is the internal rate of return. IRR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। IRR की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज IRR. IRR is the discount rate that equates the present value of future net cash flow from an investment project with the project's initial cash outflow. ये वो डिस्काउंट रेट है कि
जिस डिस्काउंट रेट पे जब आप कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी इनिशियल कैश इनफ्लो के इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट, ये उसी तरह से इसकी कैलकुलेशंस हैं जिसना हमने वाईटीएम में की थी। यील्ड टू मैच्योरिटी अगर आप इसको रिकॉल करें तो इसकी सेम वैसी कैलकुलेशंस है जैसे वाईटीएम में थी। नाउ हमारे पास प्रोजेक्ट ए है। प्रोजेक्ट ए को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर सॉल्व करेंगे। वाईटीएम भी वैसे कैलकुलेट किया था और बाद में फिर हमने इंटरपोलेशन फार्मूला यूज किया था। प्रोजेक्ट ए में हमने क्या करना है कि इनकी जो कैश इनफ्लोज हैं, फर्स्ट ईयर की थी 10,000, सेकंड ईयर की 12,000, फिर 15, फिर 10 और फिर 7,000। इसकी हमने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू वी हैव द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो फर्स्ट ईयर की जो आपकी फिगर है दैट इज 10,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी, तो ये फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी 10,000। ये होगा 1 ओवर 1 प्लस आई। अब आई की जगह मैं यहाँ पे IRR लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर रेज टू द पावर 1, रेज टू द पावर 1 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो है। इसका जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। फिर 12,000 ओवर 1 प्लस IRR रेज टू द पावर 2, ये सेकंड ईयर की होगी। 15,000 ओवर 1 प्लस IRR रेज टू पावर 3, जितने साल की भी प्रेजेंट वैल्यू आपको दी कैश इनफ्लोज दी होंगी, अगर 10 साल तक है तो 10 साल तक आपने इसकी वर्किंग करनी है। हमने ये देखना है कि यहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे लगाना है कि जब हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 40,000 के इक्वल आए। ठीक है, तो बाय यूजिंग द सेम मेथड दैट इज कि अगर मैं यहाँ पे 10% पुट करता हूँ, यानी उसकी जगह अगर मैं 10% पुट करता हूँ और 10,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 10% पे जब मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो उसका आंसर आता है मेरे पास 41,444। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आंसर मेरा आता है 41,444, जो कि 40,000 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो रेट है 10% वो कम है। मुझे ये वैल्यू चाहिए 40,000, तो मैं क्या करूंगा? मैं रेट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 10% पे इसकी वैल्यू 41,444 है, जो कि 40,000 से ज्यादा है। तो मैं नेक्स्ट जो रेट ट्राई करूंगा वो होगा 15%। जो मैं 15% पे इसको सॉल्व करता हूँ तो 15% पे जो वैल्यू आती है वो आती है 36,841, जो कि 40,000 से कम है। तो इसका मतलब है कि आपका वो इंटरेस्ट रेट IRR जो आपकी इनकी प्रेजेंट वैल्यू को 40,000 के इक्वल कर दे, दैट लाइज बिटवीन 10% एंड 15%। तो एट IRR 15% जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो थी 41,444, और जो 10% था उस पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आई वो थी 36,841। सो दिस इज योर हायर इंटरेस्ट रेट एंड दिस वुड बी योर प्रेजेंट वैल्यू एट हायर इंटरेस्ट रेट। और जो 10% है वो होगा लोअर इंटरेस्ट रेट, और ये इस पे जो वैल्यू है वो होगी प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर इंटरेस्ट रेट। तो इसका मतलब है वो IRR जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं डेट लाइज बिटवीन 15% एंड 10%, वो 10% और 15% के दरमियान में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे। इंटरपोलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपोलेशन इज दैट यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू that lies between the two given values। ठीक है, दो given values के दरमियान एक missing value को find करना है, इसको हम interpolation कहते हैं। और interpolation के लिए हम interpolation formula यूज करते हैं, सेम वही जो हमने YTM के लिए यूज किया था। YTM की जगह हम IRR को रिप्लेस करते हैं, और इसका फॉर्मूला है IL प्लस IH माइनस IL मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर इंटरेस्ट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट IRR over present value at lower interest rate minus present value at higher interest rate। लोअर इंटरेस्ट रेट था 10%, हायर इंटरेस्ट रेट था 15%। बाकी जो वैल्यूज हैं इसमें जब पुट करता हूँ तो फाइनल आंसर मेरे पास आता है 11.6% अप्रोक्सीमेटली बाय यूजिंग द इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, इंटरपोलेशन फार्मूला आपको ये बता रहा है कि इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी वो इंटरेस्ट रेट जहां पे इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 40,000 की इक्वल हो जाएगी,
वो है अप्रोक्सीमेटली 11.6%। एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स देंगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको इसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस हैं वो आपको आ जाएंगी। अच्छा, अब आईआरआर की बेस पे हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट का जो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 11.6% है। ऑब्वियसली अगर हमें फॉर एग्जांपल हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और मैनेजमेंट चाहती है कि इस प्रोजेक्ट से आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 13% मिले या 15% मिले, ठीक है। लेकिन जब आपने कैलकुलेट किया है, मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है कि हम ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट से हमें 13% रिटर्न चाहिए, आपने जो कैलकुलेट किया वो 11.6% है, ठीक है। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कम रिटर्न जनरेट हो रहा हो तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जितना रिटर्न चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, उससे कम मिल रहा है। लेकिन अगर 13% से आईआरआर एक्सीड कर जाए, यानी जो हमने सेट किया हुआ क्राइटेरिया, वो जरूरी नहीं है 13% हो, जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किया है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रोजेक्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हो कि इस प्रोजेक्ट से हमें 10% रिटर्न चाहिए, तो इस प्रोजेक्ट तो हम इस आंसर की बेस पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ने क्राइटेरिया क्या सेट किया हुआ है। द मैनेजमेंट ऑफ बास्केट वंडर्स हैज डिटरमिन्ड दैट द हर्डल रेट इज 13% फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, उसने जो हर्डल रेट कैलकुलेट किया हुआ है वो है 13%, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? नो। द फर्म विल रिसीव 11.57% और 6% फॉर ईच डॉलर इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ 13%। फर्म को जो रिसीव हो रहा है वो 11.6% रिसीव हो रहा है, लेकिन जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ विच इज द हर्डल रेट दैट वाज 13%। सो इंडिविजुअली अगर मैं प्रोजेक्ट ए को देखता हूँ तो इसको जो कंपनी है वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसको जितना रिटर्न चाहिए वो नहीं उतना मिल रहा उसको, ठीक है। सेकेंड इज कि हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज आईआरआर कैलकुलेट करना है, और ये जो आईआरआर हमने कैलकुलेट करना है दिस इज फॉर द प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट बी क्या है? प्रोजेक्ट बी में 42,000 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी और इवन कैश फ्लोज, और दिस इज नॉट 40,000, 42,000 आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी और आपको जो कैश इनफ्लो रिसीव हो रहा था वो था 14,000 पर ईयर, 14,000 पर ईयर का। तो जब भी आपको इवन कैश फ्लोज दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें, तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला जो फार्मूला आपने पुट करना है वो आपने टेबल मेथड वाला यूज करना है, वो आपने मैनुअल मेथड वाला यूज नहीं करना। सो जब आप टेबल यूज कर रहे होते हैं ना, तो बाय यूजिंग टेबल आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी, PVIFE stands for present value interest factor for annuity। ये आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ओवर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड द नंबर ऑफ इयर्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है 42,000 जो आपकी इनिशियल कैश फ्लो होगी, कैश फ्लो होगा आपका 14,000, ये आपकी एनुअल कैश फ्लोज हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने फाइंड करना है और नंबर ऑफ इयर्स हैं 5। अब ये जो 14,000 है इसको इस तरफ लेकर आए तो ये डिवाइड होगा, 42,000 divided by 14,000 is equal to present value interest factor for annuity IRR and for n number of years। 42,000 को 14,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे जब इसका आंसर 3 आ जाएगा, हमने अब देखना है कि इसका जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा। नंबर ऑफ इयर्स हैं 5 और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड करना है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल टेबल। इसको हम फाइनेंशियल टेबल कहते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल टेबल से भी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइनेंशियल टेबल में हमने क्या करना है कि आपने टेबल कौन सा देखना है, आपने टेबल वो देखना है कि जिसके ऊपर हेडिंग होगी, यहाँ पे इसके ऊपर हेडिंग होगी
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटीज, ये आपको नजर आ रहा होगा PVIFA। ये जो हेडिंग होगी, यही टेबल आपको मैं सेंड कर दूंगा। ये जो हेडिंग होगी ना आपकी PVIFA, इस टेबल में आपने देखना है, इस टेबल में आपने क्या देखना है कि यहाँ पे आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आप यहाँ देखें तो पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और यहाँ पे आपकी परसेंटेजेस। आपको जो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है वो है 5th ईयर, 5 ईयर्स हैं इस प्रोजेक्ट की। तो 5 ईयर्स में आपने देखना है, इसी ईयर्स में आपने चलते जाना है, और इसी ईयर्स में आपने देखना है कि जो आपका कैलकुलेटेड फैक्टर है, जो आंसर था आपका, दैट वाज 3। 3 या 3 से क्लोजेस्ट जो आंसर है आपका, इसमें इस टेबल के अंदर आपने इसको लोकेट करना है। ठीक है, 5 ईयर्स में चलते जाएं यहाँ पे, और आपने इसको लोकेट करना है कि 3 कहाँ पे है। 3 जो आंसर है यहाँ पे, वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कोरस्पॉन्डिंग इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो नोट डाउन कर लेना है। इसका जो कोरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 19%। ठीक है, अब इसका जो आंसर होगा, इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, it would be 19%, and by using the table you have to find the IRR या internal rate of return। find, नीचे मैंने इंटरप्रिटेशन भी इसकी लिख दी हुई है, find the interest rate IRR by using the financial table under n is equal to 5 years and try to locate the factor closest to 2.86 नहीं है, ये है 3 के जो हमने कैलकुलेट किया है, क्लोजेस्ट टू 3। ठीक है, तो वो आपने कैलकुलेट, वो आपने देखना है, तो आंसर आएगा उसका 19%। नाउ क्योंकि इसका जो आंसर है वो 19% है, जो कि 13% से ज्यादा है, तो इस प्रोजेक्ट को हम अगर हम इंडिविजुअली देखें तो प्रोजेक्ट बी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम दोनों को प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें, प्रोजेक्ट ए एंड बी, आपसे कहा जाता है कि प्रोजेक्ट ए का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 11.57 है, प्रोजेक्ट बी का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो 19% है। तो बताएं इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करेंगे? वो प्रोजेक्ट जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो प्रोजेक्ट जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम होगा आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, the project with the more internal rate of return is accepted क्योंकि आपको वो रिटर्न ज्यादा जनरेट करके दे रहा है, and the project with the lesser rate of return is rejected. So thank you so much. This is all about the today's lecture.